गुड मॉर्निंग। कल हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था जर्नल। जर्नल क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसके विषय में आज उसके आगे बता रहे हैं आपको। रिकॉर्डिंग इन जर्नल। रिकॉर्डिंग जर्नल का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो चूँकि बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी होती है तो सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो अकाउंटिंग वाउचर के प्रिपेयर फ्रॉम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से बनाए जाते हैं। अकाउंटेंट बनाता है, उसको काउंटर साइंड एथराइज पर्सन करता है। जब वो सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर बनाए जाते हैं, उसमें वाउचर बनाते वक्त रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई किया जाता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल के हिसाब से बताया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चाहे ट्रेडिशनल, दो तरीके क्लासिफिकेशन था, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। मॉडर्न अप्रोच ज़्यादा इजी पड़ता है क्वेश्चन लगाने में, तो बेटर रहता है कि मॉडर्न अप्रोच को ये अडॉप्ट करें। तो क्या रूलिंग है उसकी ट्रेडिशनल से? पर्सनल अकाउंट की रूलिंग क्या बताई थी आपको? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में रूल लागू होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये पर्सनल का रूलिंग है। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन से आपने 5 तरीके के अकाउंट माने गए: कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और रेवेन्यू एंड इनकम। 5 तरीके के हुए। तो कैपिटल इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और डिक्रीज करेगी तो डेबिट में। लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट में और डिक्रीज करेगी तो डेबिट। एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। इसी तरीके रेवेन्यू और इनकम अगर इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट की जाती है और डिक्रीज करेगी तो डेबिट की जाती है। ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल कुछ ट्रांजैक्शन हम आपको समझाते हैं कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹1 लाख। तो इसमें पहले तो थिंक करोगे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ? जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आया? पैसा आया। पैसा क्या होता है? कैश। कैश क्या हुआ? एसेट्स हुई। और दूसरा कैपिटल। कैपिटल क्या हुई? लाइबिलिटी हो गई। तो कैश बढ़ेगा तो एसेट बढ़ रही है तो किधर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में। और लाइबिलिटी 1 लाख की लाइबिलिटी बढ़ रही है तो किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। तो क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक या कैश? मतलब इसमें बता नहीं रहा कैश है कि बैंक है, तो आप कैश भी कर सकते हो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और फिर उसके नीचे नरेशन लिखा जाता है, बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बीइंग द से नरेशन चालू करेंगे। तो हर ट्रांजेक्शन में पहले हम देखेंगे कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस अकाउंट का नेचर क्या है और नेचर की रूलिंग क्या है। जो रूल कहता है अकॉर्डिंग टू दैट उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो डेबिट जब करोगे तो इस तरीके लिखेंगे, कैश अकाउंट DR बिल्कुल किनारे लिखा जाएगा और अमाउंट डेबिट में डाला जाएगा। इस तरीके टू कैपिटल तो इसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में डाला जाएगा। और एवरी ट्रांजेक्शन को नरेट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं नरेशन। नरेशन बीइंग द से स्टार्ट किया जाता है। पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। 2 एस्पेक्ट हुए। फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कैश से बैंक हुआ जो कि एसेट्स है। एसेट इंक्रीज करेगा तो पर्सनल के हिसाब से, और लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्रेडिट की जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। कह रहा परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर फॉर 10,000 पेड इन कैश। तो राज फर्नीचर से मतलब नहीं, क्योंकि कैश पे किया है तो इसके मतलब कैश आपने खरीदा। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक तो फर्नीचर और दूसरा कैश। ठीक है। अब फर्नीचर क्या है आपका? एसेट्स है। और कैश क्या? एसेट्स है। अब एसेट्स की रूलिंग क्या कहती है? जो एसेट बढ़ेगी तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और घटेगी तो क्रेडिट में। तो फर्नीचर बिजनेस में बढ़ेगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश घटेगा तो एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 से।
और नरेशन लिख देंगे बीइंग द फर्नीचर परचेज अगेंस्ट कैश और ब्रैकेट से बंद कर देंगे। इस तरीके से जनरल ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। ये फॉर्मेट है जो कि आप कॉपी में बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट एक पेज में पूरे में बनाएंगे और ट्रांजेक्शन बुक्स में दिए हैं उस हिसाब से करने होंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अकाउंट अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम थिंक करेंगे कि किसी ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए और उस अकाउंट का नेचर क्या है और उस नेचर की रूलिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू रूल एंट्री को पास किया जाता है। सेकंड एग्जाम्पल आपको समझा दिया। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मीन द आइटम दैट आर परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए खरीदे रॉ मटेरियल और फॉर द रीसेल। फॉर एग्जाम्पल टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा परचेज फॉर रीसेल पर्पस। इट इज़ टर्म एज गुड, उसे गुड्स कहेंगे। जो जहाँ पर गुड्स को परचेज करेंगे तो वहाँ परचेज का अकाउंट लिखा जाता है और जब गुड्स बेचते हैं तो वहाँ पर सेल्स अकाउंट लिखा जाता है। गुड्स इज़ द फिजिकल आइटम विच इज डील बाय द बिजनेस। बिजनेस का जो फिजिकल आइटम जिसको व्यापार कर रहे हो उस आइटम को अगर खरीदते हो बेचते हो तो उसे गुड्स कहा जाता है। और गुड्स जब खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं और गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट लिखा जाता है। ठीक है। गुड्स के अलावा अगर कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, जैसे टीवी खरीद, व्यापारी हो, कपड़े के व्यापारी हो और उसमें आपने टीवी खरीद लिया तो टीवी तो आप व्यापार करते नहीं हो, तो टीवी जब खरीदेंगे या रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे तो वो गुड्स नहीं हुआ, तो उसकी जगह जो आइटम आप खरीदे उसको डेबिट करते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम आपको ट्रांजेक्शन बताने जा रहे हैं। कह रहा परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए। एक तो गुड्स खरीदा है आपने, तो गुड्स खरीदते हैं तो क्या लिखा जाता है? परचेज। और गुड्स बेचते हैं तो क्या लिखा जाता है? सेल्स। तो एक तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ? चेक दिया है तो मतलब बैंक अकाउंट हुआ। करेक्ट। परचेज क्या है आपका? एक्सपेंसेस है और बाइंग क्या है आपका? एसेट्स है। मॉडर्न अप्रोच से बता रहे हैं। ठीक है। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा और बैंक डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा क्योंकि एसेट्स है। तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और नरेट कर देंगे बीइंग द गुड्स परचेज एंड इशूड चेक। करेक्ट। इसी तरीके से कह रहा सोल्ड गुड्स 25,000 अगेंस्ट चेक। गुड्स बेच दिया है 25,000 रुपये का और चेक से। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए। एक तो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ बैंक और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ सेल्स। जब गुड्स बेचते हैं तो सेल्स लिखा जाता है। सेल्स इज द रेवेन्यू और बैंक क्या है? एसेट्स है। अब एसेट की रूलिंग क्या कहती है? इंक्रीज आर डेबिट। और रेवेन्यू की रूलिंग क्या कहती है? इंक्रीज आर क्रेडिट। तो इसमें क्या इंक्रीज हो रहा? बैंक इंक्रीज हो रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस तरीके से और जितनी वैल्यू दी है वो ट्रांजेक्शन की वैल्यू वो अमाउंट कॉलम में लिखा जाता है। तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और नरेट करेंगे। नरेशन क्या लिखें? बीइंग द से नरेशन स्टार्ट होगा। हर नरेशन ब्रैकेट से लगा के लिखेंगे बीइंग द गुड सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। माल बेचा और पैसा रिसीव कर लिया। ये इस तरीके से नरेशन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। कह पेड सैलरी 50,000 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर टू स्टाफ बाय चेक। सैलरी को पे किया 50,000 दिसंबर महीने की, स्टाफ को किससे पे किया? चेक से पे किया। तो इसमें कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं पहले ये थिंक करिए। तो इसमें एक सैलरी और दूसरा चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक, सैलरी क्या है आपका? एक्सपेंसेस है और बैंक क्या है? एसेट्स है। अब रूल क्या कहता है? एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और बैंक अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट और डिक्रीज। जब पे करोगे तो बैंक तो डिक्रीज करेगा। तो क्या एंट्री बन जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और नरेशन लिख देंगे ब्रैकेट करके।
हर ट्रांजेक्शन के बाद नेशन, फिर जब पूरा एक ट्रांजेक्शन हो जाता है तो पर्टिकुलर में लाइन खींच के बंद कर देते हैं, फिर नेक्स्ट एंट्री करते रहते हैं। मतलब डेट से लेके अमाउंट तक लाइन नहीं खींचेंगे। अगर डेट से लेके अमाउंट तक लाइन खींच दिया आपने, इट मीन्स यू क्लोज योर अकाउंट, आपने अपने क्वेश्चन को क्लोज कर दिया। इसलिए जब तक सारे ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं तो पर्टिकुलर में ही एक लाइन खींच के बंद करते हैं एक ट्रांजेक्शन करने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा रिसीव कैश 10,000 फ्रॉम अमृत। अमित से रिसीव किया। अमित कौन है? डेटर्स हैं। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक तो रिसीव करोगे कैश तो कैश अकाउंट हो गया, और दूसरा किसका अकाउंट हुआ? अमित का। कैश क्या है? एसेट्स है, और अमित डेटर्स है, वो भी एसेट्स है। अब एसेट की रूलिंग क्या कहती है तुम्हारी? एसेट की रूलिंग कहती है इंक्रीज करेगी तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। तो पैसा रिसीव किया तो कैश तो इंक्रीज हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और डेटर्स डिक्रीज हो गए क्योंकि उनसे पैसा मिला, तो डेटर्स कम हो जाएंगे, तो डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे। डेटर्स कौन है इसमें? अनिल। तो डेटर्स नहीं लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे अमित। डेटर्स कौन है? अमित है। तो क्या एंट्री बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। किसी भी नाम के आगे अकाउंट तभी लिखेंगे एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं तो अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके लिख सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू अमित, और अमित से अकाउंट लिखना है तो एपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिखेंगे, और फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग द अमाउंट रिसीव फ्रॉम अमित। करेक्ट। इस तरीके से जनरल एंट्री बनाई जाती है। बेटर रहता है कि मॉडर्न अप्रोच से ही आप लोग करें, तो मॉडर्न अप्रोच ईजी पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, कह रहा पेड टू सुजीत ₹5,000। सुजीत को पे किया। सुजीत पेमेंट किसको करोगे? जो क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर किसे कहते हैं? जिनसे आप उधार सर्विस या उधार माल लेते हो। ठीक है। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए। क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व हुआ? पेड कर रहे हैं तो कैसे का एक तो अकाउंट हुआ, और दूसरा सुजीत का अकाउंट हुआ। सुजीत क्या है? क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी हो गई। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक सुजीत और दूसरा कैश। तो अब रूलिंग क्या कहती है? कैश का रूलिंग क्या है? एसेट्स है। एसेट की रूलिंग क्या है? इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। तो जब पे करोगे तो कैश डिक्रीज करेगा, तो कैश तो क्रेडिट हो गया, और डेबिट क्या होगा? सुजीत। सुजीत क्यों डेबिट होंगे? सुजीत है क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी जब घटती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो किस तरह की एंट्री बनाओगे? लिखोगे सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग द अमाउंट पेड टू सुजीत। ठीक है। इसी तरीके से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। समझ गए होगे आप लोग। अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करिए और उसको हमको भेजिए चेक करने के लिए, तो मैं चेक करके बताऊंगा आप लोग सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है।